Assalamualaikum, my dear students. I am your biology teacher, मोहम्मद सिद्धार्थ। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा थोड़ा सा टॉपिक हाफ हमने दरमियान में ही छोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था कि गैसेस चेंज जब प्लांट्स में होती है तो वहाँ कोई ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहाँ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में अगर हम देखें तो बाई स्टोमेटा होती है। तो स्टोमेटा से अगर गैसेस एक्सचेंज होती है तो स्टोमेटा कैसे होते हैं और किस तरह के होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ बेटा। ये पिक्चर्स है, ये देखें आपकी, ये है अपर एपिडर्मिस और ये नीचे है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा तादाद में कम होते हैं, एक दिखाया हुआ है, और जबकि ये लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखिए टू दिखाए हुए हैं, एक ये स्टोमेटा है, एक ये भी आपको बता दूं कभी सवाल आ जाता है एमसीक्यूज में कि ज़्यादातर स्टोमेटा की तादाद अपर एपिडर्मिस में ज़्यादा होती है या लोअर में, तो आप कहेंगे कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर अगर आपको एक नज़र आ रहा है तो यहाँ लोअर एपिडर्मिस में ये टू हैं और ये स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए यहाँ ये आपको एक दिखाया हुआ है, ये दो इसके गार्ड सेल्स हैं। नंबर एक गार्ड सेल ऐसे जैसे किडनी शेप या बीन शेप, लोबिया की तरह के, तो ये दो गार्ड सेल्स हैं यानी पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, और दरमियान में ये एक पोर है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। आपने जब मैंने आपको प्लास्टिक पढ़ाया तो उसमें स्ट्रोमा लफ्ज पढ़ाया था, ये है स्ट्रोमा, याद रखिएगा। इस छोटे से टाइनी पोर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ये देखें ये लिखा हुआ भी है स्ट्रोमा, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज लीव्स के अंदर, ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये उसके अंदर है। दो लेयर्स हैं, एक ऊपर वाली होती है उसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस और ये नीचे वाली है इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये देखिए ये मेंशन भी है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस में ये आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी देख लिया है। तो इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स के जरिए गैसेज जो है वो एक्सचेंज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जा रही है और ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकल रही है। ये ऑक्सीजन प्लांट के अंदर कहाँ से आई? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो अंदर गई थी और प्लांट ने अपने जाइलम बंडल के जरिए, अपने जाइलम के जरिए रूट और स्टेम से वाटर अटेन किया। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन भी दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर गई और पानी, लाइट एनर्जी उसको लाइट सनलाइट से मिल गई और फिर ग्लूकोज फॉर्म हो गया। ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी लीफ के अंदर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और साथ वाटर। ये जो वाटर है ये वाटर तो प्लांट ट्रांसपायरेशन के जरिए रिमूव कर देगा, कुछ वो यूज़ कर लेगा अपने इसी फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक प्रोसेस में, कुछ वो यूज़ कर लेगा अपनी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, कुछ ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट कर देगा प्लांट से। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन प्लांट्स अब कुछ एनवायरनमेंट को कर देगा, रिलीज कर देगा एनवायरनमेंट में, प्लांट से निकल जाएगी। और कुछ जो है ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर एयर स्पेसिस, एक कैविटीज होती हैं, एयर स्पेसिस और एयर कैविटीज दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है जो कि रेस्पिरेशन में, और ये कौन सी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होती है उसे कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है इसलिए ये वाली रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कुछ ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है और कुछ जो है ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट को प्लांट्स रिलीज कर देते हैं, जिन्हें हम ह्यूमंस और एनिमल्स यही वाली ऑक्सीजन यूज करके इस पर अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग इसी ऑक्सीजन पे एग्जिस्ट करते हैं जो प्लांट्स में गिव आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट देखें, मैं आपको यहाँ समझा रही थी इस डायग्राम पे। इसमें फिर आपने पहला आ गया आपका स्टोमेटा, ये हो गया, और मैंने अब क्या कहा दूसरा आपका था बाय एयर स्पेसिस। तो ये देखिए ये है एयर स्पेसिस। अब मेरी बात सुनिए कि ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो टाइप के सेल्स हैं। एक ये लंबे लंबे लॉन्गेटेड से सेल्स हैं, इनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या कहते हैं?
मीजोफिल सेल्स, और एक ये टाइप के सेल्स हैं, ये भी मीजोफिल सेल्स हैं, लेकिन इन दोनों की शेप डिफरेंट है। ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं इन्हें कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। और इनको हम फोटोसाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है। और ये ग्रीन है तो इनके पास ग्रीन कलर है, तो इनके पास पिगमेंट है क्लोरोफिल, और जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये पैलिसेड सेल्स है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये जो नीचे वाले सेल्स हैं ये भी मीजोफिल सेल्स हैं, लेकिन इनका ये ऐसे हैं जैसे स्पंज पड़े होते हैं। स्पंज के अंदर जैसे सुराख होते हैं ना, स्पंज आपने सी में देखा होगा, स्पंजी कोरल्स ये वो, तो ये जो है ना स्पंज लाइक है, तो इनको हम कहते हैं स्पंजी मीजोफिल्स। तो स्पंजी मीजोफिल सेल्स के अंदर ऐसे छोटी छोटी स्पेसिस सी बनी होती हैं या कैविटीज बनी होती हैं, जिनके अंदर ऐसे स्पेस होती है, खाली जगह होती है। इसको हम कहते हैं एयर स्पेसिस। क्या? क्योंकि यहाँ पर आके एयर स्टोर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, वो भी यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स देंगे, कुछ ऑक्सीजन यहाँ स्टे भी कर सकती है, जो कि फिर दोबारा रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आएगी। तो ये वाली जो एयर स्पेसिस हैं, तो ये भी इनके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट जब ऑक्सीजन बनाएगा तो वो भी यहीं पर ये स्टोर होगी। तो इसी यहीं से ही पास ही स्टोमेटा है, तो आराम से ऑक्सीजन जो है वो लीफ से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, और एनवायरनमेंट से आराम से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए इस एयर स्पेसिस में जाकर स्टोर हो जाएगी, और फिर रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक इक्वेशन और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में काम आएगी। ठीक हो गया जी, ये दो तो चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट जरा पिछले पे चलते हैं, अपनी पिछले इस पे। ये जी बाय स्टोमेटा भी हो गया, बाय एयर स्पेसिस भी हो गया, बाय क्यूटिकल आ गया। क्यूटिकल देखें जी कहाँ है पिक्चर में, ये जो येलो लाइट येलो कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये है क्यूटिकल। ये थिन लेयर है, किसके ऊपर प्रेजेंट है? ये अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट है, इस थिन लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। और ये नेचर में कैसी होती है? वैक्सी। वैक्सी का मतलब ये आता है कि मोम की तरह की, जैसे स्लिपरी सी मोम जैसे होता है, मोम के ऊपर पानी फेंके तो बह जाता है, इस तरह अगर इसके ऊपर भी पानी गिरेगा लीफ के अपर सरफेस के ऊपर तो वो ठहरता नहीं है, बह जाता है। क्यों बह जाता है? एब्जॉर्ब भी नहीं होता, इसी वजह से एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि इसकी वैक्सी नेचर की वजह से। तो ये वैक्सी क्यूटिकल है, ये नेचर में वैक्सी होती है, और ये क्यूटिकल होगी। उसके बाद आ जाए जी दोबारा से अगला कौन सा हमारा लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स को देखने के लिए ये देखें जी डायग्राम, ये डायग्राम है लेंटिसेल्स। वहाँ पर उन प्लांट्स में मौजूद होते हैं जैसे कि वुडी ट्रीज, मेच्योर रूट्स, बहुत जो ओल्डेस्ट प्लांट्स होते हैं, ओल्ड प्लांट्स हो जाते हैं, जिनमें काफ़ी अरसे से ज़्यादा एज के हो जाते हैं, जिनका तना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री बन चुके होते हैं, तो ये वुडी ट्रीज में ये बड़े बड़े सुराख होते हैं, यानी हम क्या कहेंगे लार्जर पोर्स एज कम्पेयर टू स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स और दीज आर द लार्जर पोर्स, but stomata is present in the leaf, but larger pores lenticels are present in woody trees या trunk, woody ट्रीज में या वुडी स्टेम्स में, या वुडी ट्रंक भी कहते हैं, ट्रंक भी तने को कहते हैं, स्टेम भी। तो वुडी ट्रंक में, आपकी बुक में ट्रंक भी लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, स्टेम को ही कहते हैं। वुडी ट्रंक में ये मौजूद होते हैं, ये बड़े बड़े से देखिए आप देख रहे हैं वाइट वाइट से आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, लार्जर पोर्स होते हैं, क्योंकि जो बार्क होती है ना, इस बार्क के अंदर गैसेस और वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं होती है, ये क्या होते हैं? इम्प्रीवियस होते हैं। यानी हम क्या कहेंगे, हम इनको कहते हैं कि ये जो है ना बार्क डज नॉट एब्जॉर्ब गैसेस और वाटर, तो ये इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसकी वजह से इनके पास जो है ट्रंक के पास, वुडी ट्रीज के पास या वुडी स्टेम्स के पास लार्जर पोर्स होते हैं, जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो गैसेस जो है एक्सचेंज जो है वो इन लेंटिसेल्स के जरिए होता है। लेकिन ये था वुडी स्टेम्स में या वुडी ट्रीज में, लेकिन लीव्स के अंदर अगर गैसेस एक्सचेंज होगा तो वो स्टोमेटा के जरिए होगा, क्यूटिकल के जरिए होगा, और एयर स्पेसिस के जरिए होगा। लेकिन इन वुडी ट्रीज में गैसेस एक्सचेंज लेंटिसेल्स के जरिए होगा। और इमेच्योर रूट्स में भी, जो बहुत पुरानी रूट्स होती हैं मोटी मोटी, उनके अंदर भी ये लार्जर पोर्स होंगे, जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट देखें जी, उसके बाद आ जाते हैं बाय रूट्स। रूट्स का भी देखें जी, रूट्स का क्या सिस्टम है। रूट्स के अंदर ऐसा है कि आपको पता है कि रूट्स के ऊपर में रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं,
और उनके पास एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो रूट हेयर्स की थिन सी लेयर होगी और रूट हेयर्स बारीक से होते हैं और एपिडर्मल सेल्स की वो एक्सटेंशन होती है। एपिडर्मल सेल्स ये जैसे आपने पढ़े थे, ये अपर एपिडर्मल है और ये लोअर एपिडर्मल है। तो ये जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, इनको कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन ही रूट के अंदर जब ये एपिडर्मस लोअर या अपर जो भी हो, तो ये जब रूट हेयर्स बना देते हैं, तो रूट हेयर्स इतने टाइनी की सरफेस होती है, इतनी थिन सी सरफेस होती है कि उनके थ्रू आराम से पानी में से ऑक्सीजन, जैसे H2O है तो उसमें ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन आराम से रूट जज़ब कर लेंगी। और इसी तरह जब प्लांट्स सिर्फ जो ऑर्गेनिक मटेरियल खाद सॉइल में होगी, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ से वो रूट के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इजीली बाय रूट्स अटेन कर लेते हैं। तो ये जी इसके बाद रूट्स के ज़रिए हो गया। उसके बाद आप देखें जी गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी में रहने वाले प्लांट्स। अब पानी में रहने वाले प्लांट्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करेंगे? पानी में रहने वाले प्लांट्स को ऑक्सीजन जो है वो भी ऐसे ही है जैसे वो रूट सॉइल में कर रही थी कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो वो ऑक्सीजन किसको दे देंगे? वाटर को दे देंगे। वो पानी के अंदर वो ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी और वो जो डिजोल्व हुई हुई ऑक्सीजन है वो जैसे अब H2O है, तो H2O में जब प्लांट ने दोबारा से रेस्पिरेशन करनी है तो H2O से जो मौजूद ऑक्सीजन है वो प्लांट्स लेकर रेस्पिरेशन कर लेंगे। जब रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट्स तो उसके रिजल्ट के तौर पर ये जो बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में वो प्लांट कूद है, फिर ये पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन करके प्लांट्स ने प्रोड्यूस की थी एक्वेटिक प्लांट्स में, तो ये दोनों मिलकर दोबारा से डे टाइम सूरज की रोशनी जब पानी पे पड़ेगी तो वहां से वो लाइट भी मिल जाएगी उनको। फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स अटेन कर लेंगे। वही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में डे टाइम जब लाइट मिलेगी तो फिर प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स ग्लूकोज बना लेंगे और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्लांट से निकल कर दोबारा पानी में आ जाएगी। अब ये वाली ऑक्सीजन कुछ प्लांट्स में रह गई थी, वो रेस्पिरेशन में काम आ जाएगी। कुछ जो पानी में आ गई है, पानी में ऑलरेडी भी ऑक्सीजन थी, वाटर का फार्मूले में भी H2O ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन भी है। दोनों ऑक्सीजन होंगी तो प्लांट्स को आराम से रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन भी पानी में ही दरकार हो जाएगी। डिजोल्व ऑक्सीजन मिल जाएगी पानी में, डिजोल्व ऑक्सीजन लेकर प्लांट्स रेस्पिरेशन कर लेंगे और जब रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में रिलीज हो जाएगी, ये भी डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही मौजूद होगी। प्लांट्स यही वाटर से डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और वाटर लेकर और दिन डे टाइम सूरज से रोशनी लेकर दोबारा फोटोसिंथेसिस करेंगे और फिर अपनी फूड बना लेंगे। इस तरह गैसेस एक्सचेंज फिर टेक प्लेस होगी और प्लांट्स ने अपनी फूड भी बना ली। उसके बाद आ जाता है जी गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो ये दोनों प्रोसेस बेटा डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट अपने इधर देखिए। अब आपने कहा कि गैसेस एक्सचेंज डे टाइम और नाइट टाइम क्या सेम होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए दिन के टाइम सूरज की रोशनी होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगा? ये देखिए ऑक्सीजन में फोटोसिंथेसिस हुई तो क्या ऑक्सीजन बनी। और यहाँ पर क्या है? ये देखिए डे टाइम, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई तो ये ऑक्सीजन बन गई, ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई और हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने रिलीज की थी, ये देखें जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में हमने रिलीज की थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ले ली। अब प्लांट यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और यहीं से ही रूट के जरिए पानी और यहाँ से सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ये ऑक्सीजन हमें दे देगा और ऑक्सीजन में हम ले लेंगे एनवायरनमेंट से और हम जिंदा रहेंगे, और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड हवा में दी थी वो प्लांट्स ले लेंगे। और इस तरह प्लांट्स की डे टाइम गैसेस से चेंज भी होता गया, काम प्लांट की फूड भी बनती गई, फोटोसिंथेसिस भी होती गई, रेस्पिरेशन भी होती जाएगी। इसी तरह प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और यही ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं, कुछ वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं, कुछ हमें दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए अब रात को क्या होता है, जब नाइट टाइम डार्क टाइम, तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। क्योंकि आपने यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो लाइट यहाँ पर इज नाइट टाइम, लाइट इज मिसिंग, ये देखें
नाइट टाइम लाइट इज मिसिंग, तो फिर फोटोसिंथेसिस तो होनी नहीं है। अब प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन देनी थी वो भी नहीं आएगी। अब प्लांट जो हवा में ऑक्सीजन थी प्लांट्स वही लेने लग गए। क्यों लेने लग गए? क्योंकि प्लांट्स ने ये देखिए रेस्पिरेशन करनी है तो इसे ऑक्सीजन चाहिए। अब प्लांट तो रोशनी ना होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं बना सकता, तो अब प्लांट्स क्या करेंगे? अब प्लांट्स यही वाली ऑक्सीजन हवा से जो उसने दिन के टाइम दी थी हमें हमारे लिए वो खुद लेने लग गया। ठीक है, अब जब वो ऑक्सीजन लेगा ताकि रेस्पिरेशन करे, लेकिन अब इस टाइम पौधा जो है प्लांट जो है वो ऑक्सीजन नहीं बना रहे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। लेकिन रेस्पिरेशन होल टाइम प्रोसेस है, डे टाइम भी रेस्पिरेशन होती है और नाइट टाइम भी होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम प्रोसेस है, सिर्फ दिन के वक्त हो सकता है, रात को नहीं हो सकता। अब रात को जब ऑक्सीजन नहीं बन रही तो पौधे को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो प्लांट ने बाहर से ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स ले रहे थे बाहर से, अब ज़ाहिर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बड़ी वाफर मिकदार में बन रही थी। अब ये जो वाफर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के पास बन रही थी, अब ये पौधा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कभी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता था, जैसे ये देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता था, इसलिए वो इसे बाहर निकालता ही नहीं था क्योंकि वो अपने ही यूज में ले आता था दिन के टाइम। लेकिन अब रात है, अब रात को जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अब प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास रख नहीं सकता क्योंकि लाइट नहीं है, तो इसको रख कर भी क्या करेगा। इसलिए अब प्लांट क्या करने लग गया है, अब प्लांट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में बन रही थी वो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेनी थी। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही लेकिन रेस्पिरेशन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी थी वो बाहर बाहर नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है। लेकिन नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो इसलिए वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड आप प्लांट कोशिश करेंगे बाहर निकाल दें। और यही वजह होती है कि जब अब यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से गिव आउट करेंगे, इधर प्लांट्स भी गिव आउट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर दरख्तों के पास या पौधों के पास रात को सोए तो ऐसे लगता है जैसे सफोकेशन हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं जैसे दरख्तों के नीचे सोए तो जी हमें तो रात को किसी जिन भूत ने हमारा गला दबाने की कोशिश की, तो वो जिन भूत तो नहीं होते लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक अच्छी गैस नहीं है क्योंकि इसे हम अपनी बॉडी से गिव आउट करते हैं। ठीक है, ताकि इसको प्लांट्स ट्रेन करें और फिर फोटोसिंथेसिस में अपने काम लें। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हमारे लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें जो है कहा जाता है कि रात के टाइम दरख्तों के पास ना सोएं। और क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें चाहिए थी वो भी प्लांट्स ड्रेन करने लग गए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जहाँ पर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव अमाउंट होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें सफोकेशन होगी और ऐसा लगेगा जैसे हमें सांस लेने में और जिंदा रहने में हमें सांस लेने में और डिफ़िकल्टी हो रही है और हमें सांस का प्रॉब्लम हो रहा है और हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा कोई गला दबा रहा है, सफोकेशन हो जाएगी। इसलिए यही सारी वजह है कि हमारी सारी लाइफ जो है वो इस गैसेस एक्सचेंज पर ही डिपेंड करती है, लाइफ टोटली। इसलिए मैंने आपसे कल लिखा था, आपको बताया था कि गैसेस एक्सचेंज इज़ अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पर ये देखें, ये आपको मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाना था। ये देखें ये पेलिसैड सेल्स हैं, ये स्पंजी सेल्स हैं, ये एयर स्पेसीज हैं, ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा हैं और ये लोअर एपिडर्मिस है, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंडक्शन, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड कंडक्शन। ठीक है, और ये है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑर्गेनेली और इसके पास पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे मैंने लाइट लिखा था ना वहाँ पर क्लोरोफिल भी मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। अपर एपिडर्मिस है, ये वेसिकुटिकल है। क्लियर हो गया जी, लेंटी सेल भी जैसी एक्सचेंज सारी पिक्चर आप पे क्लियर हो गई। और चीज़ दिखा दी इधर, ये जी इक्वेटरी प्लांट भी हो गया, गैसेस चेंज ड्यूरिंग डे एंड नाइट भी समझ आ गई। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, यहाँ पर क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद पिगमेंट क्लोरोफिल है ना, वो यहाँ ज़रूर ऐड होगा। यहाँ पर क्लोरोफिल आपने ज़रूर ऐड करना है,
मैं आपको बस यहाँ शो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये आपने 4 चीज़ें यूज़ होती हैं फोटोसिंथेसिस में, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, सेकंड थर्ड लाइट, फोर्थ क्लोरोफिल। इसका आपको बेटा याद रखना है। नेक्स्ट आपको इसकी भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी।